students, welcome to SST So Simple Tutorial। हमने पिछली क्लास में देखा कि नाजी आइडियोलॉजी में बच्चों के लिए क्या सोच थी और वे बच्चों को कैसा बनाना चाहते थे। स्कूल से लेकर यूथ ऑर्गेनाइजेशन तक वे जहाँ भी हों उन्हें हर जगह नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाई जाती थी। साथ ही उन्हें स्ट्रांग, एग्रेसिव और मैस्कुलिन बनाने के लिए भी प्रयास किए जाते थे। आज हम यह देखेंगे कि नाजी आइडियोलॉजी में वुमेन के बारे में क्या सोच थी और वे उनसे क्या अपेक्षा करते थे। और उसके बाद एक छोटा टॉपिक द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा भी आज खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वे रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वे रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। यह बात बार बार बताई जाती थी कि मेन एंड वुमेन दोनों एक दूसरे से अलग हैं और ये जो चारों तरफ इक्वल राइट्स के लिए जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं ये सब गलत हैं, ये समाज को बर्बाद कर देंगे। दरअसल वे कहना चाहते थे कि ये भिन्नता तो नेचुरल है और इसी आधार पे उनके रोल भी निर्धारित किए गए। इसी आधार पर ही तो लड़कों को एग्रेसिव, मैस्कुलिन और स्टील हार्टेड होना सिखाया जाता था। इसके विपरीत लड़कियों से क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था कि उनका फर्ज है टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। एक अच्छी माँ बनना, प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चे को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। आइए जरा देखते हैं हिटलर ने 8 सितंबर 1934 को न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में महिलाओं से क्या कहा। We do not consider it correct for the women to interfere in the world of the man in his main sphere. We consider it natural that these two worlds remain distinct. What the man gives in courage on the battlefield, the woman gives in eternal self-sacrifice, in eternal pain and suffering. Every child that women bring to the world is a battle waged for the existence of her people. तो यहाँ वे मैन और वुमेन के रोल को स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। मतलब उन पर आर्यन रेस की प्योरिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी भी डाल दी गई। इसलिए उन्हें ज्यूज से दूर रहने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वे घर संभालें और बच्चों में नाजी संस्कार डालें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनसे ऐसा कहा गया। हमने न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप 1935 में पढ़ा है कि ज्यूज और जर्मन्स के बीच शादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। इससे पता चलता है कि वे प्योरिटी ऑफ रेस के मामले में कितने कट्टर थे। Women who bore racially desirable children were awarded. They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concessions in shops and on theatre tickets and railway fares. जो महिलाएं डिजायर चिल्ड्रन अथवा प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चे को जन्म देती थी उन्हें इनाम दिया जाता था। उन्हें हॉस्पिटल में विशेष सुविधा दी जाती थी। दुकानों में उन्हें कंसेशन मिलता था, यहाँ तक कि थिएटर और ट्रेन के टिकट भी सस्ते मिलते थे। इसके विपरीत अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को पनिश किया जाता था। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians उन्हें पब्लिकली अपमानित किया जाता था। उनके सिर के बाल काटकर गंजा कर दिया जाता था। मुंह में कालिख पोतकर और गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन। मतलब मैंने देश के सम्मान को मलिन किया है। हिटलर गेव इंसेंटिव्स टू वीमेन हु हैड ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वे बहुत सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को प्रोत्साहन देता था। जिस तरह से सोल्जर्स को मेडल दिया जाता है, ठीक उसी तरह उन माताओं को भी मेडल दिया जाता था। 4 बच्चों को जन्म देने वाली माँ को ब्रॉन्ज मेडल, 6 बच्चों वाली माँ को सिल्वर मेडल और 8 या उससे ज़्यादा
बच्चों को जन्म देने पर गोल्ड मेडल दिया जाता था। तो बच्चों, इसके साथ ही ये टॉपिक यूथ इन नाजी जर्मनी है वो समाप्त होता है। यूथ में लड़कों की और लड़कियों की दोनों के प्रति नाजी थिंकिंग क्या थी, अब आप समझ गए होंगे। बच्चों में लड़के हों या लड़कियां, उन्हें शुरुआत से ही नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई सिखाई जाती थी ताकि बड़े होते होते वे एक कंप्लीट नाजी बन जाएं। देयर माइंड्स वेर मोल्डेड टू नाजी आइडियोलॉजी। लड़कों को इसकी ट्रेनिंग स्कूल में मिलती थी। जंग वोक ज्वाइन किया तो वहाँ मिलती थी। हिटलर यूथ ज्वाइन किया तो वहाँ भी इसकी पढ़ाई। पर इसके साथ साथ लड़कों के फिजिकल एजुकेशन पर भी फोकस किया जाता था ताकि वे स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव और स्टील हार्टेड बन जाएं। लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे ज्यूज से दूरी बनाए रखें, प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को जन्म दें, उनका पालन पोषण करें और उन्हें नाजी वैल्यूज सिखाएं। ओके, अब हम लोग जरा अगले सब यूनिट 4.2 द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा चलते हैं। गवर्नेंस या कहें पॉलिटिक्स में प्रचार का बड़ा महत्व है। प्रोपोगेंडा किसी विशेष उद्देश्य से, विशेष तौर से राजनीतिक उद्देश्य के तहत किसी विचार या नज़रिए को फैलाने के लिए किया जाता है। प्रोपोगेंडा का मतलब इंफॉर्मेशन देने के बजाय लोगों की सोच को प्रभावित करना या सही मायने में सोच को बदलना होता है। इसमें सब कुछ सच हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए आजकल प्रोपोगेंडा को ज़्यादातर निगेटिव सेंस में ही लिया जाता है। नाजी शासन में लैंग्वेज का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से किया जाता था। वे अपने तौर तरीकों को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि सुनने वाले धोखा खा जाएं। वे वर्ड्स डिसेप्टिव होते थे, जैसे वे अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में किल या मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करते थे। जब वे मास किलिंग करते थे तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कहते हैं। है ना ये शब्द डिसेप्टिव। आप सोच में पड़ गए ना, आप सामूहिक हत्या कर रहे हैं और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट का नाम दे रहे हैं। इसी तरह जब ज्यूज को मारते तो उसे फाइनल सॉल्यूशन कहते हैं। सोचने वाली बात है कि ज्यूज कितने बड़े प्रॉब्लम थे कि मार देने को फाइनल सॉल्यूशन कहा। डिसेबल्ड को मारा तो उसे यूथेनेसिया कहा। वैसे तो यूथेनेसिया का मतलब इच्छा मृत्यु होता है, खासकर वैसी स्थिति में जब कोई लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हो तो उसे बिना दर्द दिए मारना। पर यहाँ मौत मांग कौन रहा, आप तो जबरदस्ती बांट रहे हैं। जिस गैस चैम्बर में लोगों को मारा जाता था उसे वे डिसइंफेक्शन एरियाज कहते थे। गैस चैम्बर बनाए भी ऐसे जाते थे कि वे बाथरूम जैसे लगते थे, उसमें नकली शावर्स लगे होते थे। इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करना, पर यहाँ इस टर्म का इस्तेमाल लोगों को गैस चैम्बर ले जाने के लिए होता था। नाजी वर्ल्ड व्यू फैलाने में इन लोगों ने मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया। नाजी आइडियाज़ को फैलाने में विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स और लीफलेट्स का खूब सहारा लिया। चलिए फिगर 29 देखते हैं। यह एक लीफलेट है। जर्मन फार्मर, you belong to Hitler. Why? The German farmer stands in between two great dangers today. The one danger, American economic system, big capitalism. The other is the Marxist economic system of Bolshevism. Big capitalism and Bolshevism work hand in hand. तो यहाँ दोनों सिस्टम को खतरा भी बता दिया और दोनों को बदनाम भी कर दिया, और बदनाम भी कर दिया कि दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। They were born of Jewish thoughts and serve the master plans of world Jewry. देखिए, यहाँ ज्यूज को भी लपेट लिया यह कह करके कि दोनों ही ज्यूज विचारों से जन्मे हैं। Who can rescue them from these dangers? National Socialism. अपनी बड़ाई भी कर दी, ज्यूज को, अमेरिकन और रशियन इकोनॉमिक सिस्टम को बुरा भी बोल दिया। पोस्टर्स में जर्मन्स के दुश्मनों की स्टीरियोटाइप्ड इमेजेस दिखाते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। यू कैन सी फिगर 28।
ज्यूज मनी लेंडिंग करते थे, इंटरेस्ट कमाते थे, इस बात की चिढ़ यहाँ दिखाई दे रही है। सोशलिस्ट्स एंड लिबरल्स were represented as weak and degenerate. They were attacked as malicious foreign agents. सोशलिस्ट और लिबरल्स को कमजोर और पथभ्रष्ट के रूप में दिखाया जाता था, उन्हें विदेशी कहकर बदनाम किया जाता था। वाइमर रिपब्लिक को इन लोगों ने सपोर्ट किया था ना, प्रोपोगंडा फिल्म्स बनाकर उनके जरिए ज्यूज के प्रति नफरत फैलाई जाती थी। जैसे कि एक फिल्म थी द इटर्नल ज्यू। यह फिल्म 1940 में पोलैंड पर कब्जा करने के बाद बनाई गई थी। हिटलर और उसके प्रोपोगंडा मिनिस्टर गोबल्स का मानना था कि इस फिल्म के माध्यम से वे पब्लिक ओपिनियन अपने पक्ष में बना लेंगे। दिस फिल्म प्रेजेंटेड नाजीज एंटी ज्यूइश एजेंडा ओपनली। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को दाढ़ी बनाए हुए, काफ्तान पहने हुए दिखाया जाता था, जबकि वास्तविकता यह थी कि जर्मन्स और ज्यूज कम्युनिटी इतने घुले मिले हुए थे कि उनमें फर्क करना मुश्किल था। दे वर रेफर्ड टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट्स, मतलब उन्हें कीड़ा मकोड़ा, चूहा कहा गया। यहाँ तक कि उनके चलने के अंदाज को भी ये जो कुतरने वाले जानवर जैसे चूहे से की जाती थी। तो इस तरह से प्रोपोगंडा के माध्यम से उन लोगों ने आम लोगों के दिमाग पर गहरा असर डाला, लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अनडिजायरेबल्स की तरफ मोड़ दिया और पूरे समाज को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं का हल सिर्फ नाजी ही कर सकते हैं। Thus we finish this unit, Youth in Nazi Germany. I hope आपको ये लेसन समझ आ गई होगी। अब एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अब अगले वीडियो में यूनिट 5 पढ़ने के लिए मिलेंगे। तब तक हैप्पी रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।